हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, फिज़िक्स के बारे में जाना। हमने देखा कि हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है। आज हम कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको आप समझ लीजिए, जिनको आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग या जब हम अपने बचपन से जब हम बड़े होते हैं जिनको हम पढ़ते आए हैं या समझते आए हैं। आप ऐसा समझ लीजिए बाय चांस या बाय एक्सीडेंटली, या जो हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, ऑब्जर्वेशंस कैसे ली जाती हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ा, यूनिट क्या होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ों को फिर से डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर्ड एंड ओबे लॉज ऑफ फिज़िक्स। यही पढ़ा था हमने। तो फिज़िकल क्वांटिटी मेजर्ड, अभी हम सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बोलता, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों की बात करेंगे, बड़ी बड़ी। जैसे कि हम बोलते हैं एक इवेंट हुआ, टाइम क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक गए, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम उसको बता सकते हैं। ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी वो है जो मेजर की जा सकती है और जिसको हम, और जो लॉज ऑफ फिज़िक्स को ओबे करता है, ये हमें पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिट क्या होता है। यूनिट इज़, मैंने आपको बोला, इज़ लाइक ए एड्रेस टू ए फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है। जैसे मैंने उसमें आपको मीटर के बारे में बताया था। मीटर क्या होता है, मीटर कहाँ लगता है, हम किस तरह से उसको लगाते हैं। अगर हम मीटर लिखते हैं तो हम बोलते हैं ये लेंथ है। ठीक है। और हमने मेजरमेंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हम मेजरिंग प्रोसेस लेते हैं, और मेजरिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है बट योर कंपैरिजन। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है। लेकिन जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों में यूनिट जो है, यूनिट जो हमने पढ़ा, जो एक एड्रेस है, हु डिसाइड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। और जब कभी भी एक यूनिट डिसाइड की जाती है या बनाई जाती है तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, या ऐसा कह देते हैं उसको हम, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर कह दीजिए या स्टैंडर्ड मेजरमेंट कह देते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है। चीज़ों को क्लियर कीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या किया आपने, क्या किया आपने, एक लेंथ ले ली और उसको एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, ये मेरे लिए लेंथ है, कि जो कोई भी चीज़ मैं अगर देखूंगा मैं इसी से कंपेयर करूंगा, क्योंकि मेजरमेंट तो कंपैरिजन का प्रोसेस है। और मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी लेंथ डाल दी। तो जब मैंने एक छोटी लेंथ डाली तो आपने देखा, आपने कंपेयर किससे किया, आपने कंपैरिजन किया ए बी के साथ। ठीक है। तो आपने ये बोला कि हाँ भाई, जो सी डी लेंथ है वो छोटी है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी लेंथ डाल दी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई एफ। तो जब आप ई एफ को कंपेयर करेंगे ए बी के साथ तो आप बोलेंगे हाँ ये बड़ी है उससे। तो इसका मतलब मेरा जो एक स्टैंडर्ड है वो वेरी कर गया। तो इसका मतलब जब कभी भी हम कोई एक मेजरमेंट लेते हैं, कोई भी एक यूनिट बनाते हैं किसी, तो एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स लोग बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या यूनिट रखना है और क्या डिसाइड करना है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वांटिटीज़ के नाम दिए जाते हैं। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के टाइम में जो हम अपनी तीन चीज़ों के बारे में जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो बचपन से देखते आए हैं, वो क्या होती हैं, हम उनको जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते आए हैं, मास के बारे में, लेंथ के बारे में और टाइम के बारे में, ये तो हम देखते आए हैं। हम लेंथ के बारे में क्या होता है कि जब आप चलना स्टार्ट करते हैं एट द वेरी टेंडर एज, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं आज ये इतना चला, कल ये थोड़ा ज़्यादा चला था, तो कंपैरिजन आया लेंथ। आपको बोला जाता है आपको यहाँ तक जाना है, किसी एक डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो बोलते हैं थोड़ी दूर तक जाना है। फिर टाइम को कैसे मेजर किया, टाइम आपको बताया गया कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और जो सेट होता है वो वेस्ट में होता है। लेकिन आपको ये भी बताया गया कि जो ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, जो उसको टाइम लगता है, उसको हम पूरा एक दिन बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग से बताई गई हैं, जिनको हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, समझा है। ठीक है। और हमारे डे टू डे लाइफ में ये आती रहती हैं। और
ये मीटर कैसे बना, ये किलोग्राम कैसे आया, ये हम पढ़ेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने देखा कि जो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर है जो हमें बनाना है चीज़ों को समझने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अपना कंसेप्ट ऑफ मास। ठीक है बेटा, अभी हम कंसेप्ट ऑफ मास की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए मास क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं? मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास, यही होता है। और अगर हम इसको और थोड़ा प्रिसाइजली लेके जाएं तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपका मास। तो एक चीज़ आपने याद रखना है, मास कैन नॉट बी ज़ीरो, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आज हमने देखी कि मास क्या है, मास इज मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, और अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं मास के, क्या हो सकते हैं करेक्टरिस्टिक, अगर हम सोचें, अगर हम अपने माइंड की तरफ लगाएं क्या हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ यू कैन से प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, ठीक है, टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है जी, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ज़्यादा मास। लेमैन की तरह चलेंगे, आराम से समझेंगे, कोई हरी नहीं है हमें किसी चीज़ को चलने की। तो जितना ज़्यादा मैटर उतना ज़्यादा मास, ये ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने बता दी, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, जो आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, और जो मास होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप। ठीक है, अब हो सकता है आप 10 किलोग्राम मास ले रहे हैं, तो 10 किलोग्राम मास ऐसे भी हो सकता है, वही 10 किलोग्राम मास आपका ऐसे भी हो सकता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। तो 10 किलो इट इज़ अ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास। लेकिन जो चीज़ अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे माइंड में अभी जो आएंगी कि मास कितने तरह के होते हैं, जो नई चीज़ जो हमने इसमें देखनी है या सीखनी है वो है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मासेस होते हैं। एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। ठीक है बच्चे, दिस इज़ ए न्यू थिंग, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। इनर्शियल मास क्या हुआ और ग्रेविटेशनल मास क्या हुआ। ठीक है, इनर्शियल मास को अगर हम डिफाइन करें, ये हमारे लॉज ऑफ मोशन में आएगा जब इसमें हम इसमें समझेंगे इनर्शिया क्या होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को रख लेते हैं, इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर of the inertia of the body। ठीक है, मैं आपको एक इनर्शिया का एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू मूव इटसेल्फ। तो हम इनर्शिया को ज़रा पहले डिफाइन कर लेते हैं। इनर्शिया इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब बच्चे ऐसा है, आप एक जगह पे बैठे हो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक आप वहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे या जब तक आपको कोई फोर्स नहीं लगेगी जो आपकी बॉडी को उठा सके। सो दैट इज़ इनर्शिया। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो इट इज़ द इनएबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव नेचर है उसका, कितनी फोर्स चाहिए मुझे एक बॉडी को चलाने के लिए, उठाने के लिए। अब क्या करते हैं, कोई एक बॉडी मोशन में है, अब मुझे उसको रोकना है तो मुझे फोर्स लगानी है। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने के लिए क्या है, कितनी फोर्स लगानी है मुझे बॉडी को रोकने के लिए, नहीं तो वो मोशन में ही रहेगी। तो जो बॉडी को मैंने मोशन पे जो फोर्स जो रोकने के लिए लगानी है, तो क्वांटिटेटिव आ गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर, जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना उसको रोकने के लिए। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन की कोई परेशानी नहीं लेनी, सिर्फ अभी आप याद रखिए मासेज आर ऑफ 2 टाइप्स, इनर्शियल मास
और दूसरा हम ग्रेविटेशनल मास को डिफाइन करते हैं, तो ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल हो जाएगा, यू कैन से ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज द प्रॉपर्टी बाय विच योर ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction of earth on the body depends। कितनी ग्रेविटेशन फोर्स से हमने किसी एक बॉडी को अपनी तरफ खींचना है, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास क्या होगा? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। कोई एक बॉडी रेस्ट पे है तो कितनी देर तक रेस्ट में रहने वाली है, कोई एक बॉडी मोशन में है तो कितनी देर तक मोशन में रहने वाली है। तो दैट ऑल डिफाइन अस रिगार्डिंग द मास। तो मास क्या होता है? इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप, इट इज़ ऑफ योर टू टाइप्स, ठीक है। और मास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ द, यू कैन से इट इज़ द मैटर कंटेन इन ए बॉडी। और जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो हम यूनिट लिखते हैं किलोग्राम। बट हु हैज़ डिसाइडेड कि इसके यूनिट किलोग्राम होने चाहिए? somebody must have decided। तो हमारी एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया होता है किसी चीज़ को भी समझने के लिए। अभी हम उस किसी चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ समझ लेंगे कि हमारा ये जो किलोग्राम है ये यूनिट है किसका? मास का, ठीक है जी। दिस इज सिंपल पॉइंट जो हमारे पास मास का आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अब हम कंसेप्ट लेंगे, दैट विल बी योर कंसेप्ट ऑफ लेंथ। सो व्हाट इज लेंथ? लेंथ की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे? मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसको ए बी नाम दे देता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? सर दिस इज अ लेंथ। व्हाट इज लेंथ? दिस इज योर एल, दैट मीन्स लेंथ। अब यहाँ पर एक और छोटी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सी डी नाम दे देते हैं। आप बोलेंगे ये भी लेंथ है, ठीक है। सो हु डिसाइडेड इट इज़ अ लेंथ? तो अगर हम लेंथ की बात करें तो हम बोलेंगे कि लेंथ होता क्या है? तो लेंथ इज योर एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आ गए ना ए बी के, लाइन सेगमेंट, रे लाइन, ये हमने पढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इट कैन बी इन स्पेस, इट कैन बी इन योर प्लेन। तो अगर हम स्पेस की बात करें तो हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाती हैं, और अगर हम प्लेन की बात करें तो हमारे पास 2 डायमेंशन आ जाती हैं। और जब हम सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई तो मेजरिंग प्रोसेस, तो जब हमने मेजरिंग प्रोसेस में क्या कंपैरिजन, जब आप ए बी और सी डी को कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड इट ओवर हेयर कि एक बड़ी लेंथ है और एक छोटी लेंथ है। तो सच टाइप ऑफ फोर्स, और यू कैन से नॉट फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज योर लेंथ। और इसके जो यूनिट होते हैं वो मीटर होते हैं, ठीक है। बट हु हैज़ डिसाइडेड द मीटर? तो एक स्टैंडर्ड एक सेट रखना पड़ता है हमें समझने के लिए कि हाँ भैया ये चीज़ हमने यहाँ रखी थी तो इसलिए इसका यूनिट जो है वो मीटर हमने रख दिया, ठीक है। तो मीटर किसने रखा ये अभी हम पढ़ेंगे जब हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे हु डिसाइडेड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब लेंथ का पॉइंट हमें क्लियर है, लेंथ में हमें इतना कुछ है नहीं, हमें सिर्फ यही देखना है दैट इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द टू लेंथ्स विच आई हैव सेट ए स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ, या इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज टाइम? टाइम अगर आपको बोला जाए तो आप बोलेंगे कि जो हमारी घड़ी रीड करती है, व्हाट ए क्लॉक रीड्स इज ए टाइम। इज दैट क्लियर? ये मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। व्हाट ए क्लॉक रीड्स इज ए टाइम। भाई लेकिन व्हाट इज द टाइम? अब कोई आपसे पूछे, मैं आपसे पूछूं क्या टाइम हुआ है, तो आप वॉच देखते हैं बताते हैं ये टाइम है, ठीक है। और थोड़ी देर में बाद आपसे फिर से टाइम पूछूं तो आप बोलोगे कि आपने अभी टाइम पूछा था, आपने जब पहले टाइम पूछा था तो तब 5 बजे थे, अब 6 बज गए। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? 1 आवर। तो हम ऐसा कह सकते हैं टाइम इज़
we can say it is the measure of duration between the occurrence of two events. ठीक है जी. और यहाँ कितनी देर तक कोई एक इवेंट रहता है. जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो यू नो दैट मूवीज ऑफ 3 आवर्स 3 आवर की है. तो जो 3 आवर्स आपने यहाँ लिखा तो दिस इज ए इवेंट विच इज अकरिंग फॉर ए पर्टिकुलर टाइम. 12 से 3 का शो देखना है भाई हमें. ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, मैं 5 से 8 बजे के बीच अपने फ्रेंड के बीच में रहूँगा. इट इज़ एन इवेंट. हाँ, अब हम क्रिकेट खेलेंगे, हम 4 से 6 बजे के बीच में क्रिकेट खेलेंगे. इट इज़ एन इवेंट. सो क्या है जो आप मेजर कर रहे हैं ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स. जरूरी नहीं 2 इवेंट्स. एक इवेंट है क्रिकेट मैच 4 से 6 देख रहे हैं आप उसको. ठीक है, अब जैसे 2 इवेंट की बात करूं कि मैं आपसे पहले टाइम पूछा, आपने बताया कि आप एक अकरेंस ऑफ इवेंट पे सपोज आप थे परेड में और दोबारा आप मुझे मिले 1 घंटे के बाद और सेकंड अकरेंस ऑफ इवेंट में मैं था बख्शीनगर में. तो वो जो बीच में जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से द मेजर ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स इज कॉल्ड एज योर टाइम. अब कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं जो रेगुलरली रिपीट होते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जो रेगुलरली रिपीट होते हैं, जैसे राइजिंग एंड सेटिंग डाउन ऑफ सन. हाउ मेनी, कितना लगता है. और यू कैन से कंप्लीट वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. ठीक है, चेंज इन सीजन, 4 सीजन्स आते हैं. जब 4 सीजन्स आते हैं तो हम बोलते हैं 1 ईयर. 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ योर 365 days. So certain things which are repeating itself after a certain interval of time is called as your time. ठीक है, और जो रेगुलर इंटरवल में जो करता रहता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आता है. दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम. ठीक है, अब मुझे पता है कि दिसंबर टू फरवरी इज माई विंटर सीजन. ठीक है, जुलाई टू सितंबर इज रेनी सीजन. तो मैंने एक फिक्स कर दिया, इट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो एनी फिनोमिनन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम. हमने भाई फिक्स कर दिया कि सन जब राइज हुआ और सन फिर अगले दिन जब सेट राइज हुआ तो कितना टाइम था, मैंने उसको मेजर किया. आई फाउंड इट इज 24 आवर्स. ठीक है, अब जब 4 सीजन पूरे जब डिवाइड हुए तो मैंने देखा कि वो जो 4 सीजन्स आते हैं वो हर 120 डेज के बाद आते हैं. ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 4 सीजन है तो सॉरी 120 नॉट 90 डेज के बाद आते हैं. तो जब मैंने 4 सीजन को डिवाइड किया 90 दिन बाद, हाँ भाई इस 90 दिन के बाद समर आएगी, फिर विंटर आएगा, फिर रेनी एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी मेजर टाइम. लेकिन जब हम टाइम की बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो हम लिखते हैं सेकेंड. ठीक है, तो जब हमने सेकेंड की बात करी तो दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो हु डिसाइडेड दिस यूनिट ऑफ टाइम? दैट मीन्स certain standard measurements must have been done. Yes, certain standard quantity has been fixed. जिसको मुझे देखना है कि ये उसके बराबर है, उसके कंपैरिजन में करूँगा तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी. बच्चे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो आपका मेजरिंग प्रोसेस होता है वो कंपैरिजन होता है. ठीक है, बट कंपैरिजन वो जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो, जो हर जगह जिसको समझ आ सके क्या है क्या नहीं. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं बोलूं कि आपको 1
मीटर को डिफाइन करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो फिर आप कंपेयर करें, अरे भाई वो तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच, तो 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे। सो वेन एवर द थिंग्स आर डन, उनको हर एक चीज़ को बनाया जाता है, समझाया जाता है, वो कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि वही जो आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होती हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें वो यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो ये यूनिट बनाता कौन है, तो आज हम देखेंगे कि एक सेट ऑफ पीपल है। तो क्या किया, आप लोग 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोग 5 फ्रेंड्स, आप बोलते हैं भाई मेरी जो मीटर की डेफिनेशन है वो है ये एक बॉक्स, एक सिलेंडर, मैं 1 मीटर को इससे कंपेयर करूंगा। मैंने 5 लोगों के साथ, ठीक है, हम 5 लोग जब भी मिलेंगे हम बोलेंगे 1 मीटर ये होता है भाई, एक बॉक्स होता है, हम इसको 1 मीटर डिफाइन करेंगे। लेकिन जब हम इसको 1 मीटर डिफाइन करते हैं तो हमें देखना है कि वो सबको एप्लीकेबल होना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें, जब भी कोई एक यूनिट डिसाइड होती है तो उसको डिसाइड करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। सो इट इज़ इन जिनेवा, इट डिसाइड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ यूनिट यू वांट। मैं आप लोगों को भी 1 मीटर की डेफिनेशन बताऊंगा, 1 सेकेंड किसके बराबर होता है वो बताऊंगा, अर्लियर डेफिनेशंस क्या थी, नई डेफिनेशन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अपने माइंड में क्या लेके चल रहे हैं कि मास क्या है, लेंथ क्या है और टाइम क्या है, जो हमने अभी स्टार्टिंग से देखते हुए आए हैं, ठीक है। तो यूनिट जब कभी भी बनता है तो एक सेट बनाया जाता है, एक फिक्स चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखे जाते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यूनिट बनाने से पहले वी हैव टू कंपेयर द थिंग्स, हाउ द थिंग्स, मेजरिंग प्रोसेस हर एक चीज़ में बराबर रहता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो जो सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया था दैट वाज FPS। F मीन्स योर फुट, P मीन्स योर पाउंड एंड S मीन्स योर सेकेंड, ठीक है। जब फुट पाउंड सेकेंड लिया, दिस इज फॉर योर लेंथ, दिस इज फॉर योर मास एंड दिस इज फॉर योर टाइम, ठीक है। तो जब हमने ये सब चीज़ें पढ़ी तो अभी भी अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज योर ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या, आज भी अगर आप कोई मेड इन यूके चीज़ देखेंगे तो आपको वहाँ पे पाउंड में मिलता है, वेट चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हम कैसे सिस्टम ऑफ, तो इंटरनेशनल वेट एंड कॉन्फ्रेंसेस ने बोला कि आपको लेंथ जो है वो फुट में बनानी है, मास जो है वो पाउंड में लेना है और टाइम को जो है सेकंड में लेना है। सो इट वाज अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जिसको थोड़ा सा नहीं चलाया जा सका। देन केम योर CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS इज योर सेंटीमीटर, G is for your gram and S is for your second. So this was the second system of unit जो दिया गया, ठीक है। यूनिट मैंने आपको बता दिया, यूनिट क्या है, डिफाइन करना है किसी भी एक क्वांटिटी को जो इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, जो इजीली देखी जा सकती है। लेंथ को मैं मास नहीं बना सकता, मास को मैं लेंथ नहीं बना सकता, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और जो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। जो थर्ड आया, जो आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो थर्ड है दैट इज़ योर MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ योर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। दिस इज़ अ सिस्टम विच वी आर यूजिंग, और यही सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली, ठीक है बच्चे जी। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच वी आर डूइंग, मेकिंग यूज ऑफ दीज डेज। MKS और SI में कोई फ़र्क नहीं है, दे बोथ आर द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि MKS से मिलता जुलता सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव ही है आपका, तो आप बोलेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच वी आर यूजिंग नाउ ए डेज। आई बात समझ में, क्लियर है आपको यहाँ तक? बेटा जी अभी आप इसको यहाँ पे रखिए। इतनी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं, जितनी भी ये हमने पढ़ी हैं आज यहाँ तक,
कि हमने मास के बारे में पढ़ा, ठीक है, मास क्या होता है, वी टॉक्ट अबाउट टाइम क्या है, एंड वी टॉक्ट अबाउट लेंथ, ठीक है। ये 3 बेसिक यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे पास वी डोंट हैव ओनली दीज बेसिक यूनिट्स, वी हैव मोर फंडामेंटल यूनिट्स लेफ्ट टू अस राइट नाउ। हमारे पास और फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो हम समझेंगे। अब जो कल के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट। तो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ एन एड्रेस, बट व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट, ठीक है। और वहीं से हम फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या होती हैं वो समझेंगे। फिर हम अपने उन यूनिट्स की डेफिनेशन पे चलेंगे कि क्या क्या यूनिट्स की डेफिनेशन देंगे और क्या क्या उसमें जो चीज़ें थी जो चेंजेस लाएंगी और उसको समझा गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल हम दोबारा मिलते हैं और चीज़ों को आगे समझेंगे, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा और देखिएगा।